दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं योगेश सक्सेना योगी राज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्पलाइन। मित्रों, इंसान की जिंदगी में टेक्नोलॉजी ने ज़बरदस्त घुसपैठ की है और आजकल के अधिकांश काम हम अपनी ज़िंदगी के अधिकांश काम मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हैं। और मित्रों, ये ज़बरदस्त घुसपैठ इतनी तेज़ है कि अधिकांश हमारा ज़िंदगी का हिस्सा इन्हीं चीज़ों पर व्यतीत हो रहा है। और कई बार तो ये रहता है कि हम अपने परिजनों से भी ज़्यादा टाइम इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दे रहे हैं। और आप देखिए कि अधिकांश काम में जैसे आप एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है, शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, शादियाँ ऑनलाइन हो रही हैं, बिजनेस ऑनलाइन हो रहे हैं। निश्चित तौर पर मित्रों, ये सब हो सकता है प्रगतिशीलता की निशानी हो, लेकिन इनसे एक थोड़ा सा खतरा ज़रूर अंदर ही अंदर पैदा ज़रूर हुआ है। और वो खतरा इतना धीरे से, इतने हौले से, इतने चुपके से आता है कि जब हम इसके ठगी के शिकार हो जाते हैं तब हमें इसका मालूम पड़ता है कि हम कितने बड़े झंझावत में उलझ गए हैं। मित्रों, ये सारे जो गैजेट्स के मैंने आपने नाम लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, इंटरनेट है, इनके जरिए कई तरह के धोखाधड़ी के शिकार भी लोग हो रहे हैं। कई तरह के फेक मैसेज आपके पास आते हैं। कई बार आपको ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर लुभाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं साइबर क्राइम के तहत आती हैं। साइबर क्राइम के तहत और क्या क्या आता है, साइबर क्राइम से कैसे बचें, साइबर क्राइम के से बचने के लिए क्या क्या हम रेमेडीज़ करें, इन सारी बातों पर आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए दो बेहद ख़ास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फटाफट दोनों का परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे पास बैठे हैं AIG साहब, पुलिस मध्य प्रदेश साइबर सेल के हैं, निश्चय झारिया साहब। झारिया जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरे साथ एक और एक्सपर्ट डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के। श्रीवास्तव जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हमारा सजीव फ़ोन इन प्रोग्राम है। आप भी एक फ़ोन कॉल के माध्यम से सीधे इस प्रोग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं। फ़ोन करने के लिए तुरंत फ़ोन नंबर नोट कीजिए 0755-266-0049। हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। मित्रों, इन दोनों नंबर पर आप अपनी समस्या, आप अपने सवाल हमारे पास भेज सकते हैं। साइबर क्राइम से संबंधित कोई जिज्ञासा भी आपके पास है तो आप तुरंत एक्सपर्ट्स तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश करेंगे कुछ हद तक समाधान हो सके। और जब तक आपके सवाल, आपकी समस्या मेरे पास आती है, चंद सवाल मैं दोनों मेहमानों से कर लेता हूँ। शुरुआत झारिया साहब मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप AIG साइबर सेल में बड़े, चूँकि आपसे इन सारी चीज़ों का वास्ता तो रोज़ाना का रहता है। सबसे पहले मैं सीधा सा सिंपल सा ये जानना चाहता हूँ, साइबर क्राइम के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, बेसिकली आज हमारा जीवन पूरी तरीके से साइबर आधारित हो गया, जैसा आपने बताया अभी जी। हम हमारे बच्चों से लेके, छोटे बच्चों से लेके हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य तक सब इंटरनेट ऑपरेट कर रहे हैं जी। जिसमें सोशल मीडिया पर भी हैं। बैंकिंग पूरी तरीके से हमारी इंटरनेट पर आधारित हो गई है। ऑनलाइन शॉपिंग्स भी हम लोग लगातार कर रहे हैं और ज़्यादा आगे बढ़ जाएँ तो कुछ गेमिंग और भी चीज़ें जो है मनोरंजन की हम जो है उस पर ले रहे हैं जी। अब सोशल मीडिया से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम कुछ असावधानियां बरतते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं आपराधिक किस्म के जो लगातार फ्लॉज ढूंढते रहते हैं हमारे बैंकिंग सेवाओं में, हमारे सोशल मीडिया में। तो वो एंटर करके हमारे खातों पर सेंध लगाना, हमारे जो सोशल मीडिया संबंधी चीज़ें हैं उस पर जो है कुछ समस्याएं पैदा करना, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। और IT एक्ट जो हमारा बना है उस पर, उसकी धारा 66 है, वो इन्हीं सारी चीज़ों से संबंधित है कि क्या क्या अपराध जो है इस पे होते हैं। तो बेसिकली जो भी इंटरनेट पर अपराध हो रहे हैं वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल एक सीधी लाइन में कहते हैं, इंटरनेट पर जो भी अपराध हो रहे हैं वो साइबर श्रेणी के तहत आते हैं। इसी बीच एक सवाल भोपाल से संजीव चतुर्वेदी जी हमसे जुड़े हैं। संजीव जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल करें आप। संजीव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो जी बोलिए संजीव जी, सवाल करिए आप। हेलो जी बोलिए। हेलो हेलो। हाँ सर, मेरा सवाल ये है जी। कि जो कई बार हमारे साथ होता है कि लोग मैसेजेस आते हैं, करते हैं। जी जी।
हाँ सर, जिस तरह के लोग एक बार मैसेजेस करते हैं कि आपको इतने लाख का प्राइज मिला है या फिर उसके लिए आपको ये सब आपके डिटेल्स जमा करनी पड़ेगी तब जाके आपको वो डिपॉजिट किया जाएगा, तो क्या ये साइबर क्राइम के अंडर में आता है? और अगर आता है तो इसको रोका क्यों नहीं जा सकता और इसके लिए क्या प्रावधान है जिससे इन लोग इस तरह के लोगों को पकड़ा जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपका सवाल साइबर क्राइम से संबंधित। क्या कहेंगे सर झारिया साहब? देखिए, जो आपका सवाल था कि मैसेजेस भी आते हैं, आपके मेल पर भी जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपकी लॉटरी निकल गई है, या आप अपना अकाउंट नंबर बताएं तो उस पर कुछ आपको सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा सावधानी हमको बरतने की ये आवश्यकता है कि जो भी हमारा पासवर्ड, एटीएम पासवर्ड, या जो भी हमारा कार्ड नंबर है या पीवी नंबर जो होता है, वो हम किसी को लीक ना करें। बेसिकली जितनी भी बैंकिंग सेवाएं हैं वो किसी को भी अधिकृत करके नहीं रखती हैं या इस प्रकार के मेल्स या मैसेजेस नहीं करती हैं। ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हमारे मन में होना चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी, आरबीआई ने इसको किसी के लिए भी अधिकृत नहीं करके रखा है कि आप इस प्रकार के मैसेजेस करेंगे, किसी भी तरह की सूचना शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमको। हमारी जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं बैंकिंग से संबंधित या हमारे जो भी पासवर्ड्स हैं वो किसी भी प्रकार के मैसेजेस पर या मेल पर आप शेयर ना करें। ये बिल्कुल बेसिक सावधानी ये हमको बरतनी चाहिए, क्योंकि जो भी बैंक से संबंधित चीज़ें हैं या और भी अन्य चीज़ें हैं वो बैंक से डायरेक्ट आप जाकर उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मैसेजेस या ईमेल पर जाकर इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैसेज और ईमेल पर जाकर कुछ नहीं। श्रीवास्तव जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आप कंप्यूटर सोसाइटी से आप जुड़े रहे हैं, कितनी सावधानी लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर तो आजकल आम जिंदगी का हिस्सा हो गया है? नहीं, जो चीज़ें अपनी समाज में लागू होती हैं जी, नॉर्मल कोर्स में लागू होती हैं, जो हम लोग जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं कि घर में आपको कुछ हिदायत देते हैं कि आप बाहर जा रहे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बड़ों की इज्जत करें। उसी तरीके से जब हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में आते हैं तो हमें किसी भी लालच में इसमें नहीं आना चाहिए और उसकी रियलिटी पर हमको फोकस करना चाहिए। तो यदि हम देखें तो जैसा कि झारिया साहब ने अभी बताया कि इसमें फ्लॉज होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यदि हम लोग अपना मंतव्य सही है हमारा तो हम लोग इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। हमारे पास लीगल एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हमको किसी की लालच में नहीं आना चाहिए और किसी भी अननोन मेल पर या इस तरह की जो भी चीज़ जिनका कोई सोर्स आपको ज्ञात नहीं है उन पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, तो आप इन तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। जी, आपने बताया कि इस प्रकार के लाइसेंस होने चाहिए, इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। और मित्रों, साइबर क्राइम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी यहाँ हो रही है, क्योंकि ये सोशल स्टेटस का हमारा एक हिस्सा हो गया है, लेकिन ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से साइबर क्राइम के विभिन्न पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं और चर्चा के लिए दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि मैंने पहले भी परिचय कराया था, एआईजी साहब निश्चय झारिया साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। और मित्रों, चर्चा पर जाने से पहले बहुत अच्छी बात दोनों एक्सपर्ट्स ने की थी। इसी बीच मैं अपनी बात पूरी करूं, लोग लगातार फ़ोन पे लगे हुए और उत्तर प्रदेश से एक सवाल चलकर आ रहा है। पहले एक सवाल ले लेते हैं, इसके बाद अपन चर्चा को जारी रखेंगे। जी, नंदू स्वरूप जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल करें। नंद स्वरूप जी का सवाल संपर्क थोड़ा सा कट गया है, उनसे दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। झारिया साहब, मैं चूंकि चर्चा में शुरुआत में भी ये हुई थी कि आपने बताया था कि बैंकिंग के कैसे इन पे सूचनाएं हम शेयर ना करें, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि आज की ज़िंदगी में ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है और अधिकांश मतलब जो ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी सामान्य सूचनाएं भी हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के जरिए शेयर कर रहे हैं। इसमें क्या हम सावधानी रखें ताकि इन चीज़ों से, ठगी से बचे जा सके? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमको अपनी जो प्राइवेट सूचनाएं रहती हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से संबंधित, अपने पासवर्ड से संबंधित, इसी प्रकार सोशल मीडिया में भी हम लोग को इस प्रकार सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम जो फोटोग्राफ्स शेयर कर रहे हैं या हम अत्यधिक भावनाओं में बहकर जो अपनी बहुत सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, तो ये पब्लिक डोमेन पर जो आ जाती हैं, हर व्यक्ति आपका मित्र नहीं हो सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो उस सूचनाओं का दुरुपयोग ऐसी जगह कर लें जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आप, चूंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा
वर्तमान में हमारे समाज में साइबर शिक्षा जिस प्रकार से दी जानी चाहिए अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है, लेकिन प्रयास जारी हैं और लगातार शासन की कोशिश है कि बहुत जल्दी जो है हम स्कूल स्तर पर और कॉलेज स्तर पर इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन ये हमको ध्यान रखना है कि हमारी ऐसी कोई भी सूचना पारिवारिक या बैंकिंग सेवा से संबंधित या ऐसी कोई भी फोटोग्राफ्स जिनका बाद में दुरुपयोग हो सकता है उनको पब्लिक डोमेन पर शेयर न करें किसी भी कंडीशन में। लेकिन जैसा कि वो पहला प्रश्न था उसमें एक चीज थी, यदि ऐसा हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको बतलाना चाहूँगा। प्रदेश में स्टेट साइबर सेल मुख्यालय भोपाल में स्थित है, जिसकी एक वेबसाइट है, उस पर आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। उस पर ऑनलाइन कंप्लेंट वेबसाइट का नाम बता पाएंगे? जी बिल्कुल बता रहा हूं मैं, MP साइबर पुलिस CYBERPOLICE MP साइबर पुलिस @gmail.com, इस पर आप हमको शिकायत ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ोन नंबर भी है जिसको आप नोट कर सकते हैं, जिस पर आपकी कंप्लेंट सीधे फ़ोन पर ही रजिस्टर हो जाएगी। 2449510, रिपीट कर रहा हूं मैं, 0755-244-9510। और मध्य प्रदेश में 4 संभागीय कार्यालय इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में जो है मुख्यालय जो हमारा है, यहाँ पर सीधे कंप्लेंट हमारे यहाँ ली जा सकती है। और बहुत जल्दी जोनल स्तर पर भी स्टेट साइबर सेल के कार्यालय खोले जा रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। और मैं भी दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि साइबर क्राइम से संबंधित किसी भी प्रकार के आप ठगी के शिकार होते हैं तो एक वेबसाइट का आप नोट कर लें, mpcyberpolice.gmail.com, और एक नंबर आप नोट कर लीजिए 0755-244-9510। इन दोनों पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अच्छा श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि टेक्नोलॉजी के आप एक्सपर्ट हैं। ये कई बार क्या होता है कि साइट हैकिंग कर ली जाती है, ये जो, क्योंकि क्या रहता है कि साइबर क्राइम में जो लोग लगे हुए हैं बड़े, ऐसा लगता है बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं, ये कैसे उसमें घुसपैठ कर लेते हैं? देखिए, साइबर साइट और साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत सारी बुज़वर्ड्स हैं जो आजकल बहुत कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं जी। और अखबारों में भी हम लोग देखें तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं दिखती हैं। जैसा कि अभी IG साहब ने भी बताया कि ऑन एन एवरेज 60 कंप्लेंट डेली यहाँ आ रही हैं भोपाल में। तो हैकिंग जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पूरा जो ये सब्जेक्ट है साइबर या IT या कंप्यूटर साइंस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं जी। और ये जो लोग कर रहे हैं काम, ये कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है। ये आप देखें तो 9th-10th के बच्चे हैं, 8th 9th 10th के बच्चे हैं। एक अंकित फाड़िया की जो बुक है इथिकल हैकिंग जी, वो जब 10th क्लास में पढ़ते थे तभी उन्होंने वो किताब लिख दी थी। अच्छा हाँ जी। तो हैकिंग क्या होती है जी? तो हैकिंग तो आजकल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन के उसमें भी बताई थी, वो ये है कि आप अपने आप को दुरुस्त रखें, सिक्योरिटी पर ध्यान दें। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे उसमें घुसपैठ कर सकते हैं, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके मोबाइल नेटवर्क के जरिए कैसे ये अपराध को अंजाम दे देते हैं? देखिए, बिल्कुल जैसा आपका आभासी वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड जिसको हम लोग कह रहे हैं जी, वो बिल्कुल पैरेलल में है आपके सोशल वर्ल्ड के। जिस तरह से हम घर में, परिवार में, ट्रैफिक में, सब जगह मूव करते हैं तो यहाँ सब चीज़ें आपको दिखती हैं। जबकि आप साइबर में आते हैं, IT में आते हैं, कंप्यूटर्स में आते हैं तो ये सब चीज़ें वर्चुअल हो जाती हैं, आभासी जी। तो आपको उसको अंदाजा लगाना पड़ता है उसमें जी। तो यदि आपके पास लीगल सॉफ्टवेयर हैं, लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं, आपके पास फायरवॉल्स हैं, आपके पास सब चीज़ें सिक्योर हैं, तो इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं जी। इसमें एक वर्ड है वल्नरेबिलिटी, जो कि सर ने कहा था अभी, फ्लॉज होते हैं जिनको हम फ्लॉज कहते हैं लोग। तो हम लोग यदि खुद ऑफर करते हैं कि भाई जैसे नॉर्मल चोरी होती है, आपने यदि अपने घर में ताला नहीं किया है बंद तो कोई भी सामान ले जाएगा। तो आपको यहाँ फिजिकल दिखता है कि आपने कहाँ ताले बंद किए, खिड़कियाँ बंद करी हैं, यहाँ आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन सबको आपकी ऑथेंटिसिटी और उसकी सिक्योरिटी और उसके अपडेट्स, उसके पेजेस, वो आपको अप टू डेट रखना पड़ता है। दोनों विशेषज्ञ तो और भी इस बारे में चर्चा करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आप दे रहे हैं। इसी बीच एक सवाल अमित कुमार जी भोपाल से हमसे करना चाहते हैं। जी अमित कुमार जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत, सवाल करें। सर, मेरा सवाल ये है कि आज मेरे पास एक कॉल आया जिसपे बार बार ये बोला जा रहा था कि आप अपना ATM कार्ड का नंबर बताएं। हम बैंक से बोल रहे हैं और बार बार हमसे हमारा ATM कार्ड का नंबर बोल रहे थे, आगे का 16 डिजिट का नंबर और पीछे के जो लास्ट के जो 3 डिजिट नंबर थे वो पूछ रहे थे
बस। और हमसे ये बोल रहे थे कि आप अपना एटीएम कार्ड का नंबर बताएं, नहीं तो अन्यथा हम आपका बैंक बंद कर दें। सर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया अमित कुमार, आपका सवाल है, झारिया साहब से जान लेते हैं। अमित जी, इस बारे में मैं आपको बतलाना चाहूँगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बतलाया था कि फ़ोन कॉल्स पर या मैसेज पर किसी से भी अपना एटीएम नंबर या पासवर्ड आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं, जो कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर लिखा रहता है। बेसिकली इस प्रकार के कुछ गैंग काम कर रहे हैं जो आपके अकाउंट पर सेंध लगाते हैं ये सब जानकारियां लेकर, क्योंकि यदि आप अपना एटीएम कार्ड नंबर और पीछे लिखा सीवीवी नंबर बताते हैं तो उससे ऑनलाइन शॉपिंग या पैसे का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें और बिल्कुल अपना कंसेप्ट क्लियर रखें कि किसी भी अवस्था में आपको मोबाइल पर मैसेज पर आपको अपना कार्ड या सीवीवी नंबर या पासवर्ड किसी को भी नहीं बतलाना है। जी जी। और इस प्रकार के कुछ केसेस आए थे जिस पर हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है और कुछ अपराधियों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। और यह समस्या नेशन वाइड चल रही है, हर जगह जो इस प्रकार की स्थितियां हैं। चूंकि हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं और किसी ने भी हमको थोड़ा सा यह कह दिया है कि भाई झांसे में आ जाते हैं, तुरंत। झांसे में आ जाते हैं, आपकी सेवाएं बाधित कर दी जाएंगी या आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, तो हम लोग सोचते हैं यार 200 रुपये 500 रुपये की पेनल्टी के बजाय इसको बता दो। और यदि हमने बताया तो फिर थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावधानी रखें। सारे बैंक में आप देखते होंगे यह लिखा रहता है कि हमको अपना पासवर्ड या एटीएम नंबर शेयर नहीं करना। झारिया साहब, नंदू स्वरूप जी का सवाल एक बार फिर से हमसे जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। जी नंदू स्वरूप जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत, सवाल करें। उत्तर प्रदेश बाराबंकी गांव बसौती पड़ता है। मैं जानना चाहता कि हम लोग जो फोन चलाते सिम देते हैं तो आईडी और अपना फोटो दे देते हैं, अगर उसी आईडी फोटो पे जो दुकानदार है वो दूसरे लोगों को दे, जब कोई उससे क्राइम हो जाता है तब पुलिस हमारे दरवाजे पर आ जाती है कि इस नंबर का फोन चलाते वो हम चलाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा फोन हमारा सिम कहीं हमसे भी कोई चला रहा। तो ऐसे कैसे बजे की कंपनी वाले बताते रहे, अगर हम पूछे कि हमारे नाम से हो ये जो नंबर चल रहा है किसके नाम से, तो जल्दी कंपनी वाले बताते नहीं, कैसे ये हम गुप्त रखते हैं, तो ये कैसे बचे हम लोग इससे? कैसे बचे सर, बताइए झारिया साहब। देखिए नंदू जी, वर्तमान में तो इस समस्या पर बहुत कमी आई है, चूंकि जितने सर्विस ऑपरेटर हैं उन सबको बहुत कड़ा इंस्ट्रक्शन है इस बात का कि आईडी प्रूफ जो है जो ग्राहक स्वयं प्रदान करेगा, फोटोकॉपी पर वो अटेस्टेड करके देगा और सारी चीज़ करके देगा और उसके बाद जो है उस पर सिम इशू होगी। हाँ, कई जगह कुछ लोग, कुछ दुकानदार या कुछ ऐसे लोग इस प्रकार की बदमाशियां करते हैं कि उनको यदि अपनी सिम की संख्या में बढ़ोतरी करनी है, उनको बिक्री ज़्यादा करनी है, तो इस प्रकार की नहीं, पर ऐसे लोगों पर एक्शन क्या लिया जाएगा? बिल्कुल एक्शन लिया जाता है। आईटी एक्ट की धारा 66 के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाती है एवं यदि उपभोक्ता को और भी कुछ समस्या हुई है, ट्राई भी उस पर कार्रवाई कर सकती है और सर्विस ऑपरेटर पर जो है जुर्माना लगता है। उसको तो ये पता ही नहीं कि इस सिम का कोई और भी यूज कर रहा है। आपका कहना सही है, लेकिन जब पुलिस को पता चलता है कि किसी सिम से क्राइम हुआ है तो ऑब्वियस है कि सर्विस प्रोवाइडर जो बताएगा कि इस नाम से सिम जारी की गई है तो पुलिस वहां जाकर इंक्वायरी करेगी। लेकिन यदि आपने ऑपरेट नहीं करी है सिम तो आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बाकी हमारे पास और भी चीजें रहती हैं जिस पर हम डिटेल्स निकलवा लेते हैं कि क्या आपके द्वारा ये ऑपरेट की गई है या नहीं की गई है। अच्छा, बहुत उसका ट्रेस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसी बीच सागर से एक सवाल ले लेते हैं। ऋषिकेश जी हमसे जुड़ गए हैं। जी ऋषिकेश जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत, सवाल करें। ऋषिकेश जी आप, जी ऋषिकेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ऋषिकेश तिवारी गोपालपुरा से बोल रहा हूँ सर। फरमाइए। मेरा क्वेश्चन है सर कि जैसे फेसबुक पे सर हम फेसबुक चलाते हैं तो अपनी फेसबुक आईडी कोई भी चुरा लेता है और उससे सर कोई भी क्राइम कर देता है और सर फिर उसका जिम्मा अपने ऊपर आ जाता है कि भाई ये आपकी फेसबुक आईडी है। तो इससे बचने के लिए सर हम क्या करें? क्या करें सर, फेसबुक आईडी चुरा? देखिए, अभी श्रीवास्तव जी ने भी यह बतलाया था कि आपको अपना पासवर्ड और आपको अपनी जानकारियां गुप्त रखनी चाहिए पूरी तरीके से। होता क्या है, जैसा कई बार हम दोस्ती यारी में या कुछ भावनात्मकता में जो है अपने पासवर्ड किसी से शेयर कर लेते हैं या किसी को बता देते हैं, तो उस अवस्था में क्या होता है कि हमारी आईडी के माध्यम से कोई और भी मैसेज कर सकता है या उसका दुरुपयोग कर सकता है। अच्छा, ऐसा होने की स्थिति में क्या वो आपके यहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
हमारे यहाँ रोजाना इस प्रकार की शिकायतें आती जी। हैं और हमारे यहाँ जो है एक्सपर्ट्स हैं जो इस पर कार्रवाई करते हैं और लगातार जो है हमारे यहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं। जो फ़ोन नंबर्स और जो मैंने आपको वेबसाइट हमारी बताई है उस पर आप शिकायत दर्ज करवाएं और यदि किसी भी किस्म का क्राइम आपके साथ हुआ है सोशल मीडिया से संबंधित तो उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। त्वरित कार्रवाई। अच्छा श्रीवास्तव जी, आपने एक जानकारी आप दे रहे थे कैसे उसमें घुसपैठ करते हैं। अभी एक सवाल भी आया था जिसमें उसने कहा था कि हमसे कुछ चुनिंदा, जैसे एटीएम के कुछ चुनिंदा नंबर उनसे मांगे जाते हैं, अपने बैंक के कुछ चुनिंदा नंबर वो मांगे जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह क्या रहती होगी इन लोगों की? देखिए कि लास्ट 3 डिजिट बता दीजिए या फर्स्ट 3 डिजिट बता दीजिए। ये जो कंप्यूटर विज्ञान है ये लॉजिक पर काम करता है। अच्छा। और इसके लॉजिक सिर्फ 2 ही होते हैं जी, यस या नो, हाँ अच्छा। या नहीं, ऑन या ऑफ। जी, तो ये कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके संयोजन करके अच्छा। उन सब चीज़ों को निकाल लेते हैं। जैसे मैं कि मुझे बताता आपका फर्स्ट नाम मालूम पड़ गया जी, तो मैं आपके किसी साथी से आपका सरनेम पूछ लूंगा, किसी दूसरे अच्छा, साथी से या किसी दूसरे के अकाउंट से उन सब चीज़ों को करके मैं आपकी पूरी प्रोफाइल तैयार कर लूंगा। अब क्योंकि अच्छा। आपको लगेगा कि आपने तो मुझसे सिर्फ 3 नंबर ही पूछे हैं, जी, जी, लेकिन अब ये तो सब वर्चुअल वर्ल्ड है, आभासी वर्ल्ड है। जी, जी। आपके जितने सारे दोस्त हैं, जितने सारे लोग हैं, जितनी सारी जानकारी अवेलेबल है जी, ऑनलाइन, वो सब की सब मैं एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू, जिसको कोडिंग बोलते हैं, जी। कोडिंग के थ्रू मैं उसको ले करके वो अच्छा, आपकी अच्छा। पूरी जानकारी इकट्ठी कर सकता हूँ। अच्छा, अब जब मेरे पास पूरी जानकारी आ गई आपके पास तो मैं उसका कहीं भी कैसा भी कुछ भी उपयोग कर सकता हूँ। अच्छा झारिया साहब, चूंकि आप तो इस चीज़ों से रोजाना निपटते होंगे, आपको क्या लगता है? मैं श्रीवास्तव जी की बात को और थोड़ा सा जी, क्लियर जी, करना क्लियर चाहूँगा। जी। इन्होंने जो चीज़ बताई है वो बेसिकली ये है कि जब आपका एटीएम नंबर, एटीएम कार्ड का नंबर किसी के पास रहेगा और उसके पीछे लिखा सीवीवी नंबर जो जी। 3 या 4 अंकों का होता है वो रहेगा, उसके बाद कोई भी व्यक्ति चाहे तो इन दोनों चीज़ों से ऑनलाइन शॉपिंग कुछ वेबसाइट्स पर कर सकता है। अच्छा, या वोडाफोन की भी एक स्कीम है और एयरटेल की भी स्कीम है जिसमें मनी ट्रांसफ़र होता है, जी, उससे वो मनी ट्रांसफ़र भी कर सकता है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी एक वन टाइम पासवर्ड ये करने के बाद आपके मोबाइल पर आएगा जी, तो जो भी बदमाश व्यक्ति रहेगा वो आपसे उस चीज़ की भी जानकारी ले लेगा कि मैंने अभी आपको एक नंबर भेजा है, वो मुझे बताइए। अच्छा, और वो अपनी बातों से आपको इतने गिरफ्त में ले लेगा कि आप तत्काल उस नंबर को भी बताएंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। जी, जी। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि न ही एटीएम नंबर, न ही अपना सीवीवी नंबर, न ही पासवर्ड और न ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड किसी से भी शेयर करने की आवश्यकता नहीं जी। है। इनमें से यदि आपने किसी 1 या 2 चीज़ को भी शेयर नहीं किया तो भी समस्या नहीं होगी, लेकिन बेसिकली आप किसी भी चीज़ को मैसेजेस पर या मोबाइल पर शेयर ना करें। जी, जी, किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को आप मोबाइल उस पर शेयर बिल्कुल ना करें। अच्छा, एक मैं ताज़ा उदाहरण आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में एक मैसेज मेरे ही घर में आया। वो मैसेज ये था, मुंबई से एक मैसेज था, उसमें एक लड़की ऑफिस जाती है, उसके परिवार वाले घर लेते हैं, तो लड़की को ऑफिस में कॉल आता है कि आप तुरंत अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, इसमें वायरस आ जाएगा या इसमें कुछ भी हो सकता है। तो उस लड़की ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सडनली उसको ये लगा कि ये क्या पता कहाँ से फ़ोन आया, तो 5 मिनट बाद उसने तुरंत उसमें चालू करके देखा उसने क्या आखिर माजरा क्या है, क्योंकि उस आदमी ने अपना नाम वगैरह कुछ आइडेंटिटी बताई नहीं। जब उसने मोबाइल को ऑन किया तो उसके पास 10-20 घर के परिजनों के कॉल थे और उन्होंने सीधा, परिजनों ने जब उसकी बातचीत हुई तो लड़की ने पूछा आपने मुझे कॉल क्यों किया? उन्होंने कहा कि हमने इसलिए कॉल किया था कि हमें यह बताया गया कि तुम्हारी लड़की का किडनैप कर लिया गया और इसलिए हमने तुम्हारी कुशलक्षेम जानना चाहिए। और उस नंबर से फिर वो ट्रेस हुआ और वो अपराधी पकड़ा गया। तो ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, बड़ा चर्चित मामला है। भी देखिए क्या है कि जैसे नॉर्मल क्राइम रहते हैं उसमें भी क्राइम करने की अनंत संभावनाएं रहती हैं, तो इसी प्रकार ये जो साइबर क्राइम है, अब हम धीरे धीरे अभी पिछले 5, 7, 8 सालों में बहुत ज़बरदस्त रूप से हमने साइबर वर्ल्ड में तरक्की की है जी। इसकी अच्छाइयों से तो हम परिचित हो चुके हैं, लेकिन अब जो इसका ये दूसरा पक्ष है क्राइम जी, ये भी धीरे धीरे जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। तो ये अलग अलग किस्म के क्राइम, जैसा आपने ये बताया, मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो आते हैं सोशल मीडिया, बैंकिंग और लॉटरी फ्रॉड, इस प्रकार से रहते हैं। लेकिन ये भी एक उसका अलग पक्ष है कि आदमी दिमाग दौड़ा रहा है कि और भी हम किस प्रकार से इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। जी झारिया साहब, एक सवाल ले लेते हैं, बीकानेर से आ रहा है युधिष्ठिर प्रजापति जी हमसे सवाल करना चाहते हैं। जी युधिष्ठिर जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत, सवाल करें। जी नमस्कार, मैं युधिष्ठिर प्रजापति जोधपुर से बोल रहा हूँ। जिससे मेरा ये सवाल है कि सर
मेरी सिम गुम हो गई, जैसे उसका कैसे दूसरा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसे मेरे पर कैसा डाउट होगा सर? जी, इनकी सिम हो गई, सिम गुम हो गई है, दूसरा कोई इसका यूज़ कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। देखिए युधिष्ठिर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी सिम गुम हो जाती है तो तत्काल आपको अपने नज़दीकी थाने में प्लस अपने सर्विस प्रोवाइडर को इस चीज़ की खबर करनी चाहिए कि मेरी सिम गुम हो गई है। और इसका एक दूसरा पहलू ये भी रहता है कि यदि आपकी सिम गुम हो गई और आपने कोई दूसरा नंबर ले लिया है, वैसे तो आप कुछ दिनों बाद वही नंबर जो है अगले दिन या 1-2 दिन के बाद वही नंबर दोबारा सर्विस प्रोवाइडर से चालू करवा सकते हैं यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो। लेकिन यदि आपने उस सिम को चालू नहीं करवाया तो सर्विस प्रोवाइडर जो भी रहेंगे वो 3 या 4 महीने बाद उस नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर देंगे। तो बेहतर यह है कि यदि आपकी सिम गुम गई है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो उस सिम को नज़दीकी थाने में सूचना देकर बता दें कि मेरी सिम गुम हो गई है, उससे कोई क्राइम ना करने पाए, और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर को बताएं और तत्काल अगले दिन उसी नंबर की दूसरी सिम इशू करवा लें। जी जी, तत्काल दूसरी सिम उसमें इशू तो अपने आप स्वतः वो पहली वाली बंद हो जाएगी। जी। अच्छा श्रीवास्तव, जैसे आप बता रहे थे कि एक अलग तरह की आभासी दुनिया हम लोगों ने क्रिएट कर ली इन सब चीज़ों के माध्यम से, लेकिन ये समाज का अंग भी है। ये मतलब ये लगातार एक दूसरे से लोग जुड़े भी रह सकते हैं इसमें। नहीं, देखिए आज की दुनिया में बिना कंप्यूटर के, बिना साइबर वर्ल्ड के, बिना साइबर चीज़ों के एक्सपोज हुए हम लोग जीवन की काम चलना मुश्किल है। जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी कल ही जो घड़ी लॉन्च की एप्पल वाले ने, उसको यदि हम लोग देखें तो काफ़ी मात्रा में इसमें जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं मेडिकल की फील्ड में और बाकी जगह हो रही हैं वो सब बंद हो जाएंगी। और अभी भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है मेडिकल में, हेल्थ केयर में, साइबर में, सर ने बताया ही आपको। तो हर जगह 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। जी। तो हम लोगों को बस ये है कि एक्सीडेंट कभी भी किसी के भी साथ कहीं भी हो सकता है, हमको बस सावधानी रखनी है जी। और सावधानी में ही सुरक्षा है, और वही आज आपका सब्जेक्ट है, साइबर सिक्योरिटी। निश्चित तौर पर ये तो सावधानी में सुरक्षा है। और लेकिन ये ज़रूर है कि लोग लगातार इसका उपयोग तो कर ही रहे हैं अपनी ज़िंदगी में उसको, क्योंकि आपने भी बयान करा कि उसके बिना काम भी नहीं, उसके बिना जीवन की कल्पना ही असंभव है। आप यदि कंप्यूटर पर और यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप बैकवर्ड की कैटेगरीज में आते हैं जी। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई निगेटिव इसके परिणाम है, पॉजिटिव भी इसका यूज़ नहीं। देखिए अभी नैसकॉम फाउंडेशन डे में मोदी जी ने अपना भाषण दिया था जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है हिंदी में भी जी, और हिंदी में ही है वो, उसका इंग्लिश वर्जन भी, टेक्स्ट वर्जन। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जी। उन्होंने कहा कि यदि अभी भी कंप्यूटर एक्सपर्ट और बाकी के लोग सावधान नहीं हुए और इस पर ये जो क्राइम हो रहे हैं, जो नेगेटिविटी हो रही है, इसको नहीं किया गया कंट्रोल जी, तो आने वाले टाइम में लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से डरेंगे और ऐसा होगा कि इसको लोग इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, जो कि आईटी जगत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल। ये मस्ट बी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए हमको जी जी। हम हर एक चीज के लिए पुलिस पर डिपेंडेंट उसके लिए क्या इंतजाम किए जाने? देखिए उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी गाइडलाइंस जारी की हुई हैं जी। पुलिस अपना काम कर ही रही, साहब ने बताया जैसे कि बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, हम लोग उनका पालन करते नहीं हैं। एक्सीडेंट क्यों होते हैं? जब हम लोग नियम तोड़ते हैं। यदि हम लोग ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं, सीट बेल्ट बांधते हैं, हेलमेट लगाते हैं, ये सब शासन कहता है कि आप लोग कीजिए, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं जी जी। तो ये जो गाइडलाइंस हैं GIGW, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। और मैं आपको सबसे इसमें इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि साइबर क्राइम का सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? पब्लिक एट लार्ज नहीं है, गवर्नमेंट है जी। सबसे ज्यादा जो इसमें सिक्योरिटी का थ्रेट है वो गवर्नमेंट में है। अच्छा, खैर हिंदुस्तान में हमारा सिर्फ 2% उसमें आता है जी, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में, लेकिन सबसे बड़ा विक्टिम गवर्नमेंट है। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसमें दोनों तरह की चीजें हैं। यदि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने हित में कर रहा हूँ, अपने देश के हित में कर रहा हूँ, तो ये अच्छा काम है। नहीं, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपने बताया ना, वर्चुअल दुनिया, मैंने कोई मैसेज भेजा, मैं कुछ आपको मैसेज करना चाहता हूँ। मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा से आऊँगा। एक सवाल इंदौर से राहुल जी हमसे जुड़े जी। राहुल जी, प्रोग्राम आपका स्वागत, सवाल करें। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो जी बोलिए। हाँ सर, मेरा सर क्वेश्चन ये है सर जी। सर मेरा सर क्वेश्चन सर ये है सर कि एक दिन पहले सर मेरे पापा के मोबाइल पर एक SMS आया था, +44 करके कुछ नंबर था जी। तो वो कुछ 44 करके नंबर, उसमें ये आया था कि आपका इतने लाख पाउंड का लॉटरी लगा है, आप अपने अकाउंट नंबर दीजिए, आप अपने ATM कार्ड का जो 16 अंकों का डिजिट रहता है वो दीजिए, और कार्ड की वैलिडिटी कितनी है ये दीजिए। तो
तो मैंने उसको भेजा तो नहीं, लेकिन क्या अब ये मतलब ये क्राइम रहता है या ये लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हैं अगर आप ऐसा भेज देते हैं तो? जी जी जी, वैसे जहरिया साहब ने बताया, लेकिन दोबारा से हम उनसे जानेंगे कि ये कई केसेस ऐसे आते हैं कि आपको लालच दिया जाता है लॉटरी के माध्यम से। देखिए राहुल जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये ISD कॉल था, इंटरनेशनल कॉल था, और चूँकि साइबर वर्ल्ड में तो चाहे दुनिया में एक जगह से बैठकर कई हजारों किलोमीटर दूर तक क्राइम किया जा सकता है, और विशुद्ध रूप से ये क्राइम करने के लिए कॉल था। यदि आप अपनी जानकारियां उनको बताते तो ये तय बात थी कि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते, और आपने सावधानी बरती, जो कि अत्यंत प्रशंसनीय है। और इस प्रकार की यदि हम सावधानी बरतेंगे तभी हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो ये मेरा, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि हमको अपनी किसी भी चीज़ को शेयर नहीं करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन को। अच्छा, ऐसी स्थिति में जैसे आप तो चूंकि पुलिस में इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये साइबर क्राइम की शाखा में आप काम कर रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ ऐसे साइबर जो अपराधी हैं उन पे सजा के क्या प्रावधान, क्या कितनी आप सजा दे सकते हैं? मान लो किसी ने शिकायत की, उनके ऊपर क्या क्या ऐसे कानून है, क्या क्या सजा है उनके लिए? देखिए, मैं इसके पहले भी जो आप श्रीवास्तव जी से चर्चा कर रहे थे उस पर और दोनों पक्ष पर आता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश जो है वह राज्य है कि उसने लगभग पूरे देश में जो साइबर थाने स्थापित किए गए हैं वो गिने चुने राज्य हैं, उनमें से मध्य प्रदेश एक है जी। और हमारे मुख्यमंत्री जी प्लस हमारे DGP महोदय भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न है कि साइबर क्राइम को हमको बहुत ज़बरदस्त रूप से कंट्रोल करना है। इसीलिए हमारे पूरे संभागीय स्तर पर साइबर थाने स्थापित होने जा रहे हैं जी। ये मैं आपको बता दूं। और दूसरा क्या प्रश्न था आपका अभी? क्या क्या सजा के प्रावधान है, क्या इसमें कानून के? जी। तो इस पर जो है अभी पूरे मध्य प्रदेश में हमारी भोपाल में ही कोर्ट है जिस पर हम चालान प्रस्तुत करते हैं, और किसी भी IPC की धारा के साथ भी IT एक्ट की धारा लग सकती है। जैसे लॉटरी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, बैंकिंग फ्रॉड्स रहते हैं, तो उस पर धारा 420 जो हमारी IPC की, उसके साथ IT एक्ट की धारा लगती हैं। तो जब IPC की धारा उसमें ऐड हो जाती है तो उसमें क्या सज़ा का प्रावधान है, उसके साथ फिर जो है वो सज़ा तय होती है। बेसिकली इसमें जो नॉर्मल क्राइम्स रहते हैं इनमें लगभग 3 वर्ष की सज़ा, जो स्टार्टिंग है उसमें 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। अच्छा, जैसे कोई कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता है इन सब, तो वो क्या क्या चीज़ें अपने साथ, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स को पेश करने पड़ेंगे या फ़ोन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आजकल सर्वाधिक की जाने वाली कंप्लेंट होती है मोबाइल गुमने या मोबाइल चोरी की कंप्लेंट। जी निश्चित। तो उसके लिए स्टेट साइबर सेल में एक प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मे को आप ऑनलाइन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई जी। और या आप एक आवेदन पत्र के रूप में भी अपनी शिकायत को प्रस्तुत कर सकते हैं, और इस वेबसाइट पर आप मेल कर सकते हैं हमारे Gmail ID पर, या आप फ़ोन से सूचना देकर हमारे यहाँ आकर भी जो है कंप्लेंट रजिस्टर नहीं, इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे ऐसा कुछ? देखिए, यदि मोबाइल गुमता है तो आपको अपना बिल जो देना पड़ेगा और एक ID प्रूफ आपको देना पड़ेगा जी। नहीं, जैसे ये इनके मोबाइल पे जो थ्रेट्स आती हैं, जो लालच आते हैं, उसके लिए कुछ बताना पड़ेगा क्या? उसके लिए यदि आपके मेल ID पर आया है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसके URL के साथ हमको जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ नहीं भी है तो आप एक सिंपल कागज पर एक आवेदन पत्र ले आएं। हमारे यहाँ जो रिसेप्शन पर शिकायत कक्ष में बैठे रहते हैं वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या करना है, और हमारे वहाँ भी कंप्यूटर लगे हैं। यदि आप बाहर से नहीं ला सकते तो वहीं पर आपको सारी चीज़ें जो है मुहैया करवा दी जाएंगी। जी जी, वहीं मुहैया करा दी जाएंगी। अच्छा श्रीवास्तव जी, आजकल आप अपन जनरली ये देखते हैं कि ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, तरह तरह के लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं। इसमें कई बार बड़ा फ्रॉडलमेंट के चांसेस रहते हैं, और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि अपराधी पता नहीं पड़ पाता। आपने किसी को कॉमन फ्रेंड बना लिया, आपको पता नहीं उसका स्टेटस क्या है, और उसने कोई क्राइम किया, और क्वेश्चन आपसे भी हो रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए बड़ी स्पष्ट बात है कि जो पुलिस है हमारे की बहुत अच्छी तरह ट्रेंड है, बस उसके संज्ञान में जानकारी आना चाहिए कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है या होने की संभावना है। हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत अच्छे टूल्स हैं। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आता है, वो दुनिया में किसी भी कोने में मैं बैठा हो, विद इन नो टाइम हमारी पुलिस उसको नहीं, ये ऐसे ग्रुप चलाना कर लेती है। अब इसमें जब आपने कहा ग्रुप की बात,
तो ग्रुप फेसबुक पर भी हैं, व्हाट्सएप में भी, ये सब जगह हैं। एक कॉमन इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं वो अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं और उसमें अपने जो चीज़ें हैं उनको शेयर करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सक्सेस जो हम लोग देखें तो गवर्नमेंट चेंज हुई, अपने यहाँ दिल्ली में गवर्नमेंट बनी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं साइबर और ग्रुप से ही आई। आजकल तो क्या है कि आजकल तो क्या है, सरकारें भी ऑनलाइन लोगों की समस्या भी सुनने लगी। शिकायतें भी आमंत्रित, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज मोदी साहब के आने के बाद फेसबुक पर आ गई है, जो कि पहले क्राइम था। पहले हम लोग फेसबुक पर इन सब चीज़ों को शेयर नहीं करते थे। अब हमारी मिनिस्ट्रीज की वेब पेज बने हुए हैं फेसबुक पर जी। तो ये तो सर सीधा सा क्या है कि हम लोग ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो सारी चीज़ों को चेक करते हैं, इसको चेकलिस्ट बोलते हैं। अच्छा, कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, फायरवॉल है कि नहीं है, एंटीवायरस है कि नहीं है, जी। और जहां से वो आ रहा है वो सिस्टम कहां से आ रहा है। कई बार वो लोग किसी और सर्वर से लॉगिन करके आपको करते हैं, तो जैसे ही पकड़ाई में आता है उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। जी जी, निश्चित तौर पर आपने भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर रखे हैं और पुलिस भी, जैसा कि आपने बताया, तमाम तरह के लॉज हैं, तमाम तरह के इंतजाम पुलिस की तरफ से भी किए गए हैं। तो मित्रों, साइबर क्राइम से संबंधित ये था हमारा खास प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद जरूर आया होगा और विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दोनों विशेषज्ञों ने आपके साथ शेयर की, इसलिए दोनों का, महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो देश भर से हमारे साथ जुड़े। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।